हेलो स्टूडेंट्स, आपको रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस पढ़ना है। तो इसमें कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन ये सब पहले पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको कुछ थ्योरम्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, है ना। कन्वर्जेंट, फिर डाइवर्जेंट, फिर ऑसिलेटरी, ये सब आप पहले समझिए। तो कन्वर्जेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा इनफाइनाइट सीरीज में कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है ना। डाइवर्जेंट भी होती है, ऑसिलेटरी भी होती है। ऐसे सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है और ऑसिलेटरी भी होता है। तो पहले कन्वर्जेंस देखते हैं। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस में ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई सीक्वेंस एन ले लिया। अब ये सीक्वेंस एन हो गया, अब ये कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा तो फाइनाइटली कोई लिमिट पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो हमने मान लिया एल कोई एक लिमिट है ना, जो फाइनाइट है, तो फाइनाइटली ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा अगर इसकी लिमिट जो है फाइनाइट है। लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल और एल क्या हो, फाइनाइट हो। तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस ए एन है ये कन्वर्जेंट है। इसी से मैं थोड़ी सी बात और बता दें कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाता है तो हम सीक्वेंस ए एन को डाइवर्जेंट कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये लिमिट जो एल आया है वो क्या है, फाइनाइट है, इसलिए हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट, फिर डाइवर्जेंट, फिर उसके बाद हम ऑसिलेटरी समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने कन्वर्जेंस लिख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन लिख देते हैं, देखिए। यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, कोई बहुत इसको याद नहीं करना है। हम लिख दिया ए सीक्वेंस ए एन, ठीक है, कन्वर्जेस फाइनाइटली, है ना, टू द लिमिट, टू द फाइनाइट लिमिट लिख देते हैं, फाइनाइट लिमिट एल। ये हमने मान लिया से एल पर ये फाइनाइट करता है। देन द सीक्वेंस ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसको मैं से दिखा देते हैं कि लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल, एल एन टेंस टू इनफाइनाइट, और एल क्या है यहाँ पर, फाइनाइट क्वांटिटी है। तो ये कन्वर्जेंट केस है। हम इसको ऐसे भी सिंबल में दिखा देते हैं, ए एन सीक्वेंस, ऐसे एरो लगा दीजिए एल, ये भी कन्वर्जेस टू एल आप पढ़ सकते हैं। तो एल यहाँ पर फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, ये है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एल पर लिमिट होगी तो उसे हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं डाइवर्जेंट पर। कॉपी करें इसको। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस की डाइवर्जेंस क्या होगी। इसमें क्या होगा कि तुम लिमिट लेते हैं ए एन की, वो फाइनाइट नहीं होगी, वो इनफाइनाइट की ओर जाती है, टेंड करती है, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, है ना। ध्यान दीजिए, ए सीक्वेंस ए एन, ठीक है, डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ये ध्यान दीजिएगा, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ये अगर कन्वर्ट करती है, देन द सीक्वेंस ए एन इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बस इसको सिंपल में हम बोल देते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आप यहां पे लिमिट से भी दिखा सकते हैं, लिमिट, है ना, ए एन एन टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो इसे हम डाइवर्जेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइटली ये जो है जाएगा, तो एक डाइवर्जेंस में आ जाता है। अब इसके बाद एक हम लेते हैं ऑसिलेशन, इसे कॉपी कर लीजिए।
ऑसिलेशन ऑफ ए सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस में ऑसिलेशन क्या होता है? यहां पे होता यह है कि कोई सीक्वेंस है, उसकी लिमिट आप लीजिए, उसकी लिमिट फाइनाइट तो आ जाए लेकिन यूनिक ना हो। यानी जैसे मान ली 3 आया तो 3 पे वो रुक नहीं पा रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है। 1 आया तो -1 पे रुक रहा है, +1 पे रुक रहा है। यानी दो जगह पर वो जो है वो दोलन कर रहा है, दो लोगों के बीच में, है ना, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर दोलन कर रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। अब ये सीक्वेंस दो तरह से बनता है, फाइनाइटली होता है और इनफाइनाइटली होता है। तो ये यहां पर जो ऑसिलेशन होगा वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। तो यहां पर हम एक सीक्वेंस लिख देते हैं, जैसे सीक्वेंस, इफ ए सीक्वेंस है ना, ए एन इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये जो है ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। अब ये दो स्थितियों में होती है, जैसे यहां पे लिख देंगे इफ लिमिट ए एन और एन टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, यहां पर कोई एक जो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, फाइनाइट क्वांटिटी आए बट नॉट यूनिक। या ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूनिक ना हो, यानी बिल्कुल फिक्स ना हो कि वही होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी की लिमिट निकालें, वहां की लिमिट आ गई 5, तो वो नहीं यूनिक है। लेकिन वो जो है 5 पे कभी रुके, कभी -5 पे रुके, तो वो जो है दो जगह पे रुक रही है, इसका मतलब वो जो है स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो यूनिक नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट हम लेते हैं, है ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, वो फाइनाइट तो आए लेकिन नॉट यूनिक। दो होते हैं, ऑसिलेटरी फाइनाइटली और ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, है ना। तो एक हम आपको एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n, ये आ गया। ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n, ये आपका ऑसिलेटरी फाइनाइटली होता है। कैसे, देख लीजिए, लिमिट ए एन n टेंस टू इनफाइनाइट, ये इसकी वैल्यू क्या होगी जब हम यहां पे 1 रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां ऑड नंबर लिखते हैं, 1 3 5 रखते हैं, तो -1 पे 1 3 5 रखेंगे पावर, तो वो -1 बताएगा, तो -1 हो गया। लेकिन जब हम n की वैल्यू यहां पर 2 4 6 रखेंगे तो +1 बताएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n इज ऑड और यहां पर n इज इवन। तो ऑड पर -1 बताता है, इवन पर +1 बताता है, तो ये ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 एंड +1। और -1 +1 दोनों क्या है, फाइनाइट हैं, तो ये ऑसिलेटरी फाइनाइट हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या लिख दिया हमने कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो क्या है, फाइनाइट है। तो -1 +1 फाइनाइट तो है बट नॉट यूनिक, यानी यहां पर ये नहीं हम फिक्स कर पा रहे हैं कि -1 होगा कि +1 होगा। यानी दिस सीक्वेंस ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, एक जगह पे रुक नहीं पा रही है, -1 +1 के बीच में ये दोलन कर रही है, इसलिए यहां पर ऑसिलेशन है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो शॉर्ट में हम आपको थोड़ा थोड़ा हिंट करके समझा दे रहे हैं क्यों क्लियर करिए। थोड़ा आप बुक से भी पढ़िए, ऐसी बात नहीं है, आपका बुक होगी वहां से भी पढ़िए, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा हेल्प हम कर रहे हैं, थोड़ा आप भी पढ़िए। चलिए, ये इतना बता दिया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, फाइनाइट बट नॉट यूनिक, ये हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो देखिए फाइनाइट तो आया लेकिन ये यूनिक नहीं है, यहां पे 2 वैल्यू आ रही है, तो ये यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि एक ही फंक्शन, एक ही सीक्वेंस की लिमिट दो बार आ रही है, 2 तरह से आ रही है, तो यूनिकनेस यहां पर नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो ये फाइनाइटली, ये ऑसिलेटरी फाइनाइटली है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n, ठीक है, इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ये जो है ऑसिलेट करता है लेकिन फाइनाइटली करता है। अब ऑसिलेट करेगा इनफाइनाइटली, वो हम अब देख लेते हैं, है ना। तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n, और साथ में यहां पर क्या लगा दें, n लगा दें, n मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसकी लिमिट जो निकालेंगे, लिमिट ए एन एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी लिमिट क्या आएगी, ध्यान से देखिए। जब आप n को आड ले लेंगे, यानी कि 1 3 5 7 कुछ भी, तो यहां पर 1 3 5 जब लेंगे तो -1 पावर जब आड होगा तो -1 हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा। और n पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट का रिजल्ट आपको बताएगा आड होने पर। और जब n इवन होगा तो 2 4 6 रखेंगे तो -2 -1 पावर 4 -1 पावर 6, ये सब +1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे +1 आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि एन सीक्वेंस की लिमिट जो है वो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में ऑसिलेट कर रही है, यानी दोलन कर रही है, यानी ऑसिलेट। तो ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट, बट नॉट यूनिक। तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कि ए एन इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस इनफाइनाइटली, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर ए एन इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी, और साथ में एक वर्ड आप और लगा देंगे इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली, ये हो गया ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है ये। और वो था फाइनाइट ऑसिलेटरी फाइनाइटली, और ये है ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, सामने आप देख रहे हैं। तो एग्जांपल हमने आपको थोड़ा सा दे दिया, और भी एग्जांपल आप जो है बुक से देखें, काफी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमने आपको इतने में क्या समझाया कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और ऑसिलेशन ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, ये इतना बता दिया। तो कन्वर्जेंस में क्या समझाया कि एन की लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, है ना, वहां पर एक फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, तो वो कन्वर्जेंट है। और अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट हो जाती है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, तब वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट -1 +1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, यानी कि ऑसिलेट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, 2 फिक्स पॉइंट, तो वो उसको हम ऑसिलेटरी कहते हैं। ऑसिलेटरी में 2 बन गए ब्रांच, पहला हो गया फाइनाइटली और दूसरा हो गया इनफाइनाइटली। तो इस तरह से ये जो है आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ हम थ्योरम इसमें लेते हैं, वो आप समझिए, फिर थ्योरम, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब लेके एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा लॉजिकल चैप्टर है। इसको आप जितना पढ़ें उतना ही कम है, ये मान के चलिए, जितना आप इसमें स्टडी कर सकें। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा चैप्टर स्कोरिंग है, तो बहुत ही डीप में जाके इसको पढ़िए, है ना। थोड़ा अपने पास बुक रखिए, उसमें से भी देखिए, कुछ हम बताते हैं, कुछ आप लगाते रहिए। तो चलिए एक थ्योरम हम लेते हैं मोनोटोन की, देखिए। तो हम यहाँ मोनोटोन कन्वर्जेंस आप ये लिख देते हैं, इसकी फर्स्ट थ्योरम लिख देते हैं, पहले हेडिंग डाल दें, है ना। ये है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, उसमें हम ले रहे हैं फर्स्ट थ्योरम। इसमें से 2 थ्योरम हैं, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। तो हम फर्स्ट थ्योरम आपके सामने ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि एवरी बाउंडेड above monotonically increasing sequence, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, ये है सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी एंड कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, टू इट्स सुप्रीमम, ये अपने सुप्रीमम पर जो है कन्वर्ज करेगी। ये आपको जो है प्रूव करना है।
अब ध्यान दीजिए, एक थ्योरम हमने लिया तो दो थ्योरम है इसमें, तो ये कन्वर्जेज है ना। तो यहां पे हम कैसे देखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ दें। एवरी बाउंडेड एबव, ध्यान दीजिएगा, एवरी बाउंडेड एबव यानी जो सीक्वेंस चले ऊपर आके बंद हो जाए। जैसे हम आपको बताएं, जैसे लिख दिया गया -3 -2 -1, अब ये -1 पर बाउंड कर रहा है, तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस है ये, ठीक है, बाउंडेड एबव बाई -1, ठीक है, इसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो ये कह रहे हैं कि एवरी बाउंडेड एबव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दो प्रॉपर्टी हैं, बाउंडेड एबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी बढ़ता चला जा रहा है। तो बाउंडेड एबव और ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस आपको लेनी है कि बाउंडेड एबव भी हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो, सीक्वेंस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाउंडेड एबव है तो एबव पे बाउंड कर रहा है ना, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, अर्थात उसकी लिमिट फिक्स आ जाएगी, है ना, एक यूनिक लिमिट। एंड कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, और जो कन्वर्ज कहां करेगी, अपने सुप्रीमम पे ही कन्वर्ज कर जाएगी। जैसे -1 इसका सुप्रीमम है तो ये इसी पर कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। ये यानी इसकी लिमिट भी आपको मालूम हो गई कि इसकी लिमिट उसकी सुप्रीमम है। तो ये फिर थ्योरम आपको जो है प्रूव करना है। तो पहले ध्यान दीजिए क्या क्या आपको दिया गया है, सीक्वेंस बाउंडेड एबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इन दोनों को हम यूज करके आपको बता रहे हैं। देखिए, तो हम यहां पर प्रूफ में बहुत ही टेक्निकल लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में ये सीक्वेंस हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, बाउंडेड एबव और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये दो प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। हमको प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है और प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज करेगा तो इसकी सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगा। दो स्थितियां हैं, है ना, कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज टू सुप्रीमम है। और दिया क्या आपको, बाउंडेड एबव है, आप बाउंडेड एबव सीक्वेंस लीजिए और साथ में क्या है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो हमने लिख दिया कि लेट AN be a bounded above and monotonically increasing sequence। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बहुत ही स्थिर होकर को समझिए, यानी बाउंडेड एबव है, यानी कहीं से सीक्वेंस आ रही है और एबव पे वो रुक जा रही है, स्थिर है, तो बाउंडेड एबव है वो, और लगातार वो बढ़ भी रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अच्छा, आप देखिए हम कैसे करते हैं इसको। तो आप जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो वहां पर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अगर बाउंडेड है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वहां पे सुप्रीमम और इंफीमम दोनों एग्जिस्ट करेगा। ये हम आपको सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो शुरू से पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा, डायरेक्ट ये लेक्चर पढ़ने समझ में नहीं आएगा। तो ये अगर बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड बिलो है तो इंफीमम होता है, और बाउंडेड है तो दोनों होते हैं, सुप्रीमम एंड इंफीमम। तो यहाँ पर बाउंडेड एबव है इसलिए यहाँ पर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हम सुप्रीमम इसका ले सकते हैं। तो बाउंडेड एबव है तो हम चला अलग से ले लेते हैं, लेट M be its सुप्रीमम, बाउंडेड एबव, तो ये हमने क्या मान लिया, M जो है इसका सुप्रीमम है, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम M है। तो आप जानते हैं कि जितने भी मेंबर्स इसके होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सीक्वेंस के, वो सारे के सारे M से छोटे होंगे या M के बराबर हो सकते हैं, लेकिन M से बड़े नहीं हो सकते। बाउंड कर गया M पर, तो इसका सुप्रीमम है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, है ना। ये है लीस्ट अपर बाउंड, LUB लिखते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया, जिसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे कि हम M को चेक करेंगे, M सुप्रीमम है तो M में जरा सा कुछ कम कर देंगे, और जैसे ही कम कर देंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, है ना, वो नीचे आ जाएगा, बात समझिएगा। और जब नीचे आ जाएगा तो आप जानते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी, कि अगर ये मान लीजिए M है और इसमें से आपने एक हाउ एवर स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन घटा दी, तो इनके बीच में जो गैप आ गया, इसके अंदर अनंत रियल नंबर्स भरे जा सकते हैं, डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो हम उनमें से कोई एक नंबर को मान लेंगे, जो बीच में ऐसे हम मान लीजिए AM है डाल देंगे, तो AM जो होगा मान लीजिए हमने ले लिया, तो AM
m से छोटा होगा और m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके हम ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक क्या लिखा कि an बी ए बाउंडेड एबव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये दो प्रॉपर्टी दी है। तो बाउंडेड एबव के होने के कारण हमने इसका जो है सुप्रीमम सपोज किया m है। तो ये m सुप्रीमम लेके आगे को बढ़ाते हैं, इसको देखिए। बहुत ही एनालाइज करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा फिगर से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पे एक फिगर लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हमने m ले लिया, ये समझ लो। ये फिगर एक सपोजिंग बना देते हैं कि आपको थोड़ा समझने के लिए, ये कोई प्रमाणिक नहीं है, ना इसे एग्जाम में आप बनाएं। ये आपके अपने समझने के लिए कि थ्योरम को थोड़ा सा लिखने में एक सीक्वेंशियल आप सही लिख पाए, इसलिए बना देते हैं। तो ये m है, तो m क्या है? एक सीक्वेंस का सुप्रीमम है। क्यों? क्योंकि बाउंडेड एबव है। अगर बाउंडेड बिलो होता तो हम लोग इन्फीमम ले लेते, तो ये सुप्रीमम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये m आपका सुप्रीमम हो गया। अब हम यहां पर लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट, है ना, यानी इंप्लाइज देन लगा दो आगे, देयर एग्जिस्ट m। तो यहां पर एक हम जो है कोई हाउ एवर स्मॉल क्वांटिटी ले लेते हैं। तो यहां लिख दीजिए फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये क्या है? हाउ एवर स्मॉल क्वांटिटी। हाउ एवर स्मॉल लिख दो, बस हो गया, हाउ एवर स्मॉल, ठीक है। ये लिख दिया, यानी जितना छोटा सोच सके, लेकिन धनात्मक पॉजिटिव, उससे भी छोटा समझ लीजिए, है ना। इतना आप सोच सके, इतना छोटा है ना। लेकिन वो अगर m में से घटा दिया जाए कि देन ये जो है एक एप्सिलॉन दिया गया है, तो m माइनस एप्सिलॉन, देन m माइनस एप्सिलॉन, अगर इसको हम m में से घटा दें तो m तो सुप्रीमम था, बिल्कुल बाउंड्री पे बैठा हुआ है ना। उससे सभी अपर बाउंड आगे जा सकते हैं, लेकिन वो बैठा हुआ है तो अपने सेट का वो क्या है, सीक्वेंस का क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। और उसमें हमने कुछ घटा दिया तो वो और इधर ही को भागेगा, यानी कि वो पीछे को भागेगा। तो हमने m माइनस एप्सिलॉन लिख दिया, तो क्या लिखोगे? इज नॉट एन अपर बाउंड। ये जो है अपर बाउंड नहीं है। तो मान लीजिए m माइनस एप्सिलॉन यहां पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर लीजिए बनाने के लिए। ये हो गया एक फिगर में m माइनस एप्सिलॉन। आप घटाएंगे तो इधर को भागेगा, है ना, जोड़ेंगे तो उधर को भाग जाएगा। तो समझ लीजिए ये m माइनस एप्सिलॉन हमने यहां ले लिया। अब कंफर्म है कि इनके बीच में कुछ जगह खाली हो गई, स्पेस आ गया, तो उसमें भी सीक्वेंस के कुछ टर्म्स आ सकते हैं, आएंगे, वो हम देख रहे हैं। तो पहले आप इतना समझ गए, ठीक है। तो यहां पर हमने ये लिख दिया कि m माइनस एप्सिलॉन एक अपर बाउंड इसका नहीं है। जब m माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं है तो निश्चित है कि इन दोनों के स्पेस में कोई ना कोई एलिमेंट उसका आ सकता है। तो हमने मान लिया वो कोई एक एलिमेंट है। तो हमने यहां पे फिर लिख दिया, इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। m एक नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू n, है ना, सच दैट, ऐसे पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सच दैट am, हमने एक सीक्वेंस का एलिमेंट ले लिया, है ना, एक टर्म ले लिया, और am लेस आर इक्वल टू m। आप समझिए, ये जो am है वो यहां से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और m को आपने क्या माना था? एक अपर बाउंड, ये भी ध्यान दें। तो आपको एक बार शुरू में ये भी लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं कि m जो है हमारा अपर बाउंड था, सुप्रीमम था, तो an जो होगा वो लेस आर इक्वल टू m होगा। क्यों? क्योंकि m इज सुप्रीमम। एक आपको लाइन और लिखनी होगी, m इज सुप्रीमम शुरू में लिख दीजिए कि जो सीक्वेंस का एवरी टर्म होगा, सीक्वेंस का एवरी टर्म वो m से क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा। ये शुरू में लिख देंगे, है ना। और उसके बाद ये जो है ये सेंटेंस हम लेके आ जाइए कि अगर वहां पर एप्सिलॉन अगर एग्जिस्ट करता है और उसमें हम घटा देते हैं तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। तो वहां पर हमने फिर m को एक बिलोंग कराया n में, तो m से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो an है, ध्यान दीजिएगा, an, वो an मान लीजिए यहां पर है, तो an m से क्या है? छोटा है। तो
तो m से पहले हमने लिख दिया क्योंकि m सुप्रीमम है। और यहां पर m जो है वो क्या है, वो am भी m से क्या है, छोटा है, क्योंकि ये भी उसी स्पेस में हमने बैठा दिया। अब हम m और n में रिलेशन ले लेते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्या लिख दिया जाएगा कि सिंस, इसको हम कोई अभी नंबर नहीं देते हैं, लिखेंगे सिंस सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बहुत ही बारीकी से देखिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमने क्या कर दिया कि n ग्रेटर आर इक्वल टू m ले लिया, मान लीजिए, है ना, कोई नंबर लिया n जो m से क्या है, बड़ा है। तो आप जानते हैं कि अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब हो गया कि an जो होगा वो am से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझिए, an am से बड़ा होगा इंक्रीजिंग में। अगर डिक्रीजिंग होता तो इसका उल्टा हो जाता, तो n m से बड़ा है तो nवा टर्म mवे टर्म से बड़ा होगा। इसका मतलब हो गया कि जो ये है पॉइंट, ये आपका am हो जाएगा, am। अब देखिए n m से बड़ा है तो आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग। तो जब ये सब स्क्रिप्ट बढ़ाओगे तो आगे को बढ़ेगा और वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए an am से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमने लिखा, ये लिख दिया किसके कारण, ये लिख दिया हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने के कारण। ये इतनी बात हमने आ गई। आप फिर ध्यान दीजिएगा। आप तो अब तक हमने क्या लिखा, m सुप्रीमम था तो am से छोटा है, और m एप्सिलॉन एक हायर स्मॉल क्वांटिटी है, हमने इसमें घटा दिया, तो ये m माइनस एप्सिलॉन जो है अपर बाउंड नहीं होगा, तो निश्चित है am उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि am जो है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और लिख दीजिए कि ये जो m माइनस एप्सिलॉन है ना, इससे बड़ा am होगा और इससे छोटा, और m से क्या होगा, ये छोटा होगा। ऐसे ले आइए, am जो हमारा है वो m से छोटा और m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, ऐसे बिटवीन डाल दीजिए इसको, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसको 3 कर देते हैं, चलिए ऐसे करिए, ठीक है। तो बताइए क्यों, क्योंकि m सुप्रीमम है, एप्सिलॉन घटाया पीछे खिसक गया, तो बीच में जगह हो गई, उस जगह में हमने किसको बैठा दिया, am को। तो am इस वाले से बड़ा है और इस वाले से छोटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर हम इक्वल भी लगा सकते हैं कि कोई नंबर जो है सुप्रीमम के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, यहां पे आप सुप्रीमम पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा खैर, अब देखिए यहां पे हमने जो सेंस लिया वो क्या है आपको, कि n इंक्रीजिंग है तो n ग्रेटर आर इक्वल टू m ले लिया, तो an ग्रेटर देन m हो गया। लेकिन सभी में जब लेस लेस लगा रहे हैं तो आप इसको OR करके लिख सकते हैं कि am लेस देन an, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। चाहे तो भाई सेंस तो वही है ना, चाहे am देखिए लेस है तो लेस ही लगा दिया, तो सभी में लेस ऐसे चल रहा तो ये भी थोड़ा सा लेस ऐसे बना दिया, वो आपको सेट करने में आसानी होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को हम आपस में मिलाएंगे, लेकिन यहां पे एक लाइन और लिख देते हैं, आल्सो। जो हमारा सुप्रीमम है, अगर हम सुप्रीमम में एप्सिलॉन घटाते हैं तो वो पीछे खिसक जाता है, लेकिन हम सुप्रीमम में एप्सिलॉन जोड़ दें तो वो आगे को बढ़ जाता है। तो हमने अगर m में एप्सिलॉन जोड़ दिया तो आगे को बढ़ जाएगा वो, है नहीं, तो एक इंटरवल क्रिएट कर रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि m लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर एक हमने नंबर 4 भी ले लिया। अब आप बहुत ही आसानी से इसको जो है आपस में मिला सकते हैं। देखिए पूरा इंटरवल हमने एक फॉर्म कर लिया है, इसको सेट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो नंबर 1, फिर 2, 3 और 4 इनको आपस में मिलाइए। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे छोटा आपको m माइनस एप्सिलॉन दिखाई देगा और सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा m प्लस एप्सिलॉन। ये देखिए फिगर में भी देखिए m माइनस एप्सिलॉन सबसे छोटा है और m प्लस एप्सिलॉन सबसे बड़ा, उसी के बीच में सारे लोग और आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है, m आ रहा है, an आ रहा है, am आ रहा है ना। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इतना कॉपी कर लीजिए, बहुत ही लॉजिकल है, संभाल के चलिए इसमें। तो ये हो गया आपका जितना है, ये आपको हम ये देखिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
ये आपके सामने देखिए 4 इनइक्वालिटीज दिख रही हैं, है ना। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 सबको मिलाते हैं तो देखिए क्या मिलता है, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, m माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एम लेस देन, अब ए एम लेस देन यहां पर ए एम यहां पर किससे लेस है, ए एन, और ए एन किससे लेस है, एम से, ऐसे दिखाइए तो ए एन लेस आर इक्वल टू एम, ऐसा भी दिखा सकते हैं। और फिर है ना m किससे छोटा है, m प्लस एप्सिलॉन, सभी को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। ये चीज आप जो है फिगर में भी देख सकते हैं और 1 2 3 4 में भी देख सकते हैं। सामने देखिए, ये इससे छोटा ए एम, ए एन से छोटा, ए एन इससे छोटा, ये इससे छोटा, देखिए लगातार हमने लिख दिया। लेकिन अपना टारगेट न भूलिएगा कि ए एन जो है वो कन्वर्ज करेगा कहां, इट्स सुप्रीमम, अपने सीक्वेंस के सुप्रीमम पे जाएगा, और सुप्रीमम कौन है, कैपिटल एम, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको ले आते हैं। तो देखा हम लोगों ने इतनी मेहनत करके ये रिजल्ट निकाला। मान लो आप थ्योरम नहीं लिख पाते, भूल जाते, तो सबसे बड़ा ट्रिक आपको हम बता दें, ये फिगर आप ध्यान रखिए, है ना। तो ये फिगर बना लीजिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग आप इसको जो है सेट करते चले जाइए, है ना, आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। थोड़ी चालाक है तो आप। अब देखो हम यहाँ पे किसको किसको ले रहे हैं, m माइनस एप्सिलॉन, ए एन और m प्लस एप्सिलॉन, इन तीनों को लेंगे बस, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि r, ठीक, m माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, है ना। आप यहां भी ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m, आप समझिए m से ये बड़ा होगा, ये इंक्रीजिंग है ना, तो आगे देखिए यहां n m से क्या है, बड़ा है, तो इंक्रीज कर रहा था, तो n ग्रेटर आर इक्वल टू m आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, अब जरा ध्यान दीजिए, देखो आप लिमिट की जो डेफिनेशन थी उस पे आ गए हैं, an लाइज बिटवीन m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब हो गया विच इंप्लाइज दैट ए एन माइनस एम मॉड, है ना, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। आप यहां भी लिख सकते हैं फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, इसकी जगह पर ये लिख दिया, दोनों की मीनिंग एक ही है, ठीक। इसके बाद क्या लिखोगे, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ए एन की लिमिट क्या है, 1 m है, तो लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू एम, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हो गया कि जो सीक्वेंस am है वो कन्वर्ज कर रही है m पर, और एंड m इज द सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस, तो यहां लिख सकते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस an, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है कि लिमिट इसकी जो है कन्वर्ज कर रही है एक फिक्स क्वांटिटी पर, एक फाइनाइट क्वांटिटी पर। भाई जब बाउंडेड एबव है तो m उसका सुप्रीमम है, और सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में यहां पर फाइनाइट भी लिख सकते हैं, और ये है क्या, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस an। तो देखिए दोनों बातें आ गई, आप स्टेटमेंट पढ़िए तो उसमें लिखा है कन्वर्जेस, है ना, टू इट्स सुप्रीमम। तो ये पहली बात कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, है ना। तो इतना हमने लिख दिया है, तो कॉपी कर लीजिए और आखिरी में थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दीजिए, इसकी बस हो गया। So therefore the sequence an is a convergent sequence and converges to its supreme। ये थ्योरम का प्रूफ था, है ना। अब किया है, हमने भी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, है ना, जैसे भी, लेकिन तब भी आप इसको समझ के पढ़िए कैसे कैसे ये जो है इंटरवल पूरा बनाया गया है, सेट किया गया है, और किस तरह से an की लिमिट जो है वो m लाई गई है, ठीक। तो एक थ्योरम ये हो गई। अब इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आप जरा सा देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं।
ये एक प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, एक यहां पर इसे सीक्वेंस हमने ले लिया ए एन इज इक्वल टू, ये है 1 + 1/n होल पावर n। पहले आपको हम इन्फीमम और सुप्रीमम बता दें। देखिए ये जो सीक्वेंस आपके सामने ली गई है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस क्यों है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर हम सबसे पहले n = 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो जब आप 1 रखेंगे तो देखिए ये 1 + 1/1 पावर 1 = 1 + 1 2, ये 2 हो जाएगा। तो n की पहली वैल्यू पर ये 2 हो रहा है, इसके आगे फिर ये बढ़ेगा। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप जानते हैं इसकी डेफिनेशन ई है, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2 से एबव और 3 से छोटा। ये 2 पॉइंट ई जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होता है, मालूम है आपको। तो पहली वैल्यू तो इसकी 2 हो गई n = 1 पर। तो जब पहली वैल्यू इसकी 2 हो गई तो 2 से आगे ये बढ़ेगा, तो 2 इसका इन्फीमम है ना। और ये आगे चलते चलते 3 से कम ही पे रुकेगी, यानी ई पे रुक जाएगी 2.718 अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब हो गया कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो जब बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसमें आपका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों आ जाता है। तो इसका इन्फीमम और सुप्रीमम पर निकालना आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम लेंगे वहां पे आपका काम आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हम जो है इसकी इन्फीमम इज ए बाउंडेड सीक्वेंस लिख देते हैं। इस पर हम आपको प्रॉब्लम बता चुके हैं, देखिएगा पिछले में। तो इसका इन्फीमम होगा, इसको हम GLB कहते हैं, इन्फीमम GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड = 1 + 1/1 पावर 1 = 2। देखिए साफ साफ लिख दिया है, फॉर n = 1, पहला नेचुरल नंबर। ठीक है, सुप्रीमम कैसे निकालेंगे? सुप्रीमम के लिए आपको इनफाइनाइट की ओर जाना पड़ेगा। सुप्रीमम, तो सुप्रीमम के लिए लिमिट an टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा, ये सुप्रीमम बता देगा। अच्छा, और इन्फीमम 1 हो जाएगा 1 रखने पर, तो हो जाएगा 1 + 1/n होल पावर n, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप जानते हैं ये डेफिनेशन ऑफ e है, एक्सपोनेंशियल, तो ये e हो जाएगी। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि e लाइज बिटवीन 2 और 3, इसका मतलब ये बाउंडेड ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इन्फीमम 2 और सुप्रीमम e। ये थोड़ा सा आप जो है बाउंडेड सीक्वेंस का इन्फीमम सुप्रीमम भी समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, तो वहां पर हम इन्फीमम सुप्रीमम सब देखेंगे। करिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए ये जो चैप्टर है सीक्वेंस, इसका कोई था है ही नहीं। आप जितना भी पढ़ेंगे इसको, आप 1 नहीं 3 महीना पढ़ेंगे तब भी नहीं खत्म होता। ये बहुत है ना, इसमें इतना भरा पड़ा है कि आप कम इसको कभी हल्के में लीजिए ही नहीं। लेकिन ये है कि हम भी आपको कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहे हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं। तब भी आप ये ना समझिए कि आपने सीक्वेंस पढ़ लिया तो परफेक्ट हो गए। परफेक्ट कोई भी चैप्टर में आप कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई था नहीं सीक्वेंस में, है ना। तब भी है ना कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी हो जाए। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द सीक्वेंस an where a1 = √2, पहचानिए इसको, और an + 1 = √2an। ठीक है, और n ≥ 1। ये प्रॉब्लम आप जो है कई बार लगा चुके हैं, है ना। देखिए इस प्रॉब्लम को हम क्या बता चुके हैं, इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड प्रूव कर चुके हैं, बताया था। इस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव कर चुके हैं, ये भी बताया था। तो आप इस ऐसे प्रॉब्लम से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया है। 3 देखिए ये 2 आते हैं, एक में a1 = √7 आता है, an + 1 =
7 प्लस an आता है, पहचान गए होंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर्स को देखिए, तो हम ये प्रॉब्लम दो जगह ले चुके हैं, एक जगह बाउंडेड प्रूफ करने में, एक लिया हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूफ करने में लिया है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम ये प्रॉब्लम फिर से ले रहे हैं, लेकिन यहां के सेंस में ले रहे हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के सेंस में लिया जा रहा है। तो चलिए पहचान हमने दिला दी, a1 ये है, an प्लस 1 ये है, और n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। फिर ये कहना क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 2, इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 2, यानी ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेस टू 2 है, इसको आपको जो है प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस आपके सामने दी गई है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन हम यहाँ पे कन्वर्जेंट के लिए जो है बाउंडेड एबव बोल देंगे। तो ये बाउंडेड एबव भाई जब बाउंडेड है तो आप जानते हैं बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, दोनों हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों हो जाती है, तो यहाँ बाउंडेड एबव हम बोलेंगे। इंक्रीजिंग भी है, ये आप प्रूव कर चुके हैं, पिछले सब प्रॉब्लम में बता चुके हैं, तो चाहो तो पूरा प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 2, तो इंक्रीजिंग हम यहाँ पे नहीं प्रूव कर रहे हैं, इंक्रीजिंग और बाउंडेड आप प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये सीक्वेंस प्रूफ द सीक्वेंस an is a, प्रूव नहीं कर रहे, खाली लिख दे रहे हैं बाउंडेड एबव। अब यहां बाउंडेड एबव की बात करते हैं, क्योंकि हमने थ्योरम जो बताई है वो बाउंडेड एबव पे की है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस को आप बाउंडेड एबव भी कह सकते हैं, बाउंडेड बिलो भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाउंडेड एबव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। सो इट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा, क्यों? बाय थ्योरम, ये हमने जो थ्योरम बताई थी, है ना, ये थ्योरम, अभी तो ये तो प्रूव किया आपने कि एवरी बाउंडेड एबव एंड इंक्रीजिंग मोनोटोनिक, है ना। मतलब ये है कि एवरी बाउंडेड एबव एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, और ये अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज करती है, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं, तो ये हमने लिख दिया कि द सीक्वेंस an इज बाउंडेड एबव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सो इट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब यहाँ पे जो a1 है वो आपका a1 आपका इन्फीमम है, अगर देखा जाए तो जो पहला टर्म है इसका वो इन्फीमम है, in भी लिख सकते हैं, इन्फीमम। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू √2 है, इसको पढ़ा रहने दीजिए, है ना। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसकी जो लिमिट है ना, वो फाइनाइट होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट है, तो जब कन्वर्जेंट है तो इसकी फाइनाइट लिमिट होगी। तो हमने क्या ले लिया, लेट लिमिट an इज इक्वल टू l n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये l क्या है, फाइनाइट, क्यों? कन्वर्जेंट है बाय द थ्योरम, तो कन्वर्जेंट ही लिमिट फाइनाइट हो जाएगी, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, जब इसकी लिमिट फाइनाइट हो जाएगी तो आप जानते हैं तब हम उसके अकॉर्डिंगली अगर an प्लस 1 कर देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये भी कहां पे कन्वर्ज करेगा, l पर, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो इसकी यूनिक लिमिट होगी, तो यूनिक लिमिट l है, तो an पर अगर आप लिमिट लेते हैं तब भी l पे पहुंचेंगे, an प्लस 1 कर देते हैं तो यूनिक लिमिट l पर ही जाएंगे। इसका मतलब ये है, क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इतना पहले आप जो है समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम जो है लिमिट ले लेते हैं, है ना, कैसे देखिए, चलो यहीं पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, an प्लस 1 इज इक्वल टू √2 a1, an है, ये दे दिया, जो दिया गया वो ले लीजिए, और दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए। तो देखिए लिमिट ले लीजिए आप, तो लिमिट an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट √2 an और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये है। इतना पहले कॉपी कर लीजिए, थोड़ा जगह निकालें। तो हमने ये जो दिया गया है टर्म वो लिया है n प्लस 1 और दोनों तरफ लिमिट ले लिया है।
अब ये जो लिमिट है वो an पर वर्क करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, l, ये आपने माना है, l हमने माना है, यहां लिख देते हैं से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा करना क्या है इसमें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसकी लिमिट आपकी l हो जाएगी, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो √2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो लिमिट कहीं भी जा सकते हो, लिमिट यहां पर किसके लिए है, लिमिट यहां पर an के लिए है, तो an पे लगा देते हैं। और an की लिमिट कितनी है, l, तो वहां लिख देते हैं l इज इक्वल टू √2l, है ना। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि लिमिट an इज इक्वल टू l आपने पहले ही कह रखा है कन्वर्जेंट के कारण। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, स्क्वायर कर दीजिए, l स्क्वायर माइनस 2l इज इक्वल टू 0, l का मान तो l माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर l माइनस 2 0 होगा, तो l इज इक्वल टू 2 होगा, यहां पे l 0 के इक्वल में नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि इसका इंफिमम ही √2 है, तो l यहां पर 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो l यहां पर 2 हो गया, और l यहां पर है क्या, ध्यान दीजिए, l यहां पर an है, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2, तो बताइए 2 जो आया है वो इसका सुप्रीमम होगा, है ना, ये है। तो इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए पहले, तो ये जो है फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, और 2 पर ये कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक। कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि कन्वर्जेस टू 2, इसकी लिमिट जो है वो 2 आ जाती है, यानी आपकी जो सीक्वेंस है वो an लेस मतलब वो कन्वर्जेस टू 2 हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम पे पहुंच रहे हैं। अब देखिएगा इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम और मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं प्रूव दैट, है ना, उसी तरह से देखिए हम लिख दे रहे हैं, प्रॉब्लम है प्रूव दैट द सीक्वेंस है an where a1 is equal to √7 and an plus 1 is equal to √7 plus an। आप इसको पहचानिए, आप इसको 2 बार कर चुके हैं, ठीक है। और यहां पर n जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, तो ये कन्वर्जेस टू लिख रहे हैं, कन्वर्जेस टू और पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया इन्होंने, l स्क्वायर माइनस l और -7 इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है। तो कह रहे हैं इस पे ये कन्वर्ज करेगा, यानी वो कहना चाहते हैं तो कन्वर्जेंट जो वैल्यू है, जो लिमिट है, वो ना देके बल्कि दे दिया है कि इस इक्वेशन का जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है पॉजिटिव रूट, वो पॉजिटिव रूट पर वो जो है कन्वर्ज करेगा, है। तो आप उसको सॉल्व नहीं करना है, यही इक्वेशन वहां पे लाके बैठाना है बस। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए आप। देखिए सबसे पहले यहां पर a1 कितना दिया है, a1 है √7, है ना, और an plus 1 ये है। तो यहां पर भी आपको याद होगा
पिछले सब लेक्चर्स में देखिए हम आपको ये प्रॉब्लम करवा चुके हैं। ये प्रॉब्लम में जो सीक्वेंस दी गई है वो कन्वर्जेंट भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीज यानी कि सॉरी बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दो की दोनों है। तो जब बाउंडेड है तो हम बाउंडेड एबव तो कह ही सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस हियर, प्रूफ में क्या लिखोगे, द सीक्वेंस AN is bounded above and monotonically increasing. Increasing sequence. So it is convergent. ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा अब यहां ध्यान दीजिए, तो A1 यहां पर आपको दिया गया है √7 एंड अगर कन्वर्जेंट है तो दिया लेट है ना लिमिट AN इज इक्वल टू L, N टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमने L मान लिया और L यहां पर क्या है आपका कोई एक फाइनाइट वैल्यू है, कन्वर्जेंट है तो फाइनाइट वैल्यू होगी, ये हो गया। अब जरा इसके अनुसार बताइए कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो AN+1 की लिमिट क्या होगी, उसकी भी लिमिट L ही होगी, ठीक है, फाइनाइट लिमिट यूनिक होता है। तो AN+1 कर दोगे तभी लिमिट L ही होगी क्योंकि दोनों का एक्सटेंट या हद एक ही है। अब हम इसको लेके चलेंगे और यहां पर दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, बस ये प्रूफ हो जाएगा। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो बहुत इजी है ना। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ही वहां पर एग्जामिनेशन में टफ लगते हैं, सोचते हैं ये कैसे आ गया, कहां से आ गया, और है कुछ नहीं, थोड़ा सा सीख लेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन का आप जो है बाउंडेड एबव, बाउंडेड प्रूफ करना आपको बताया, वो बता दिया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट करके हमने लिमिट ले ली L। अब थोड़ी सी बात बची है, इन्हीं पे लिमिट लेके लगा देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AN+1 इज इक्वल टू √7 प्लस AN, तो लिमिट AN+1 इज इक्वल टू लिमिट √7 प्लस AN और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस विल बी L। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस लिमिट AN। लिमिट मतलब ये नहीं, जहां पर देखिए n के कारण ही लिमिट, तो यही ले लेंगे। अब मिल जाएगा L इज इक्वल टू 7 और इसकी लिमिट क्या है L, ठीक है। देखिए लिमिट AN कितना है L, अब आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस L, तो L स्क्वायर माइनस L और -7 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वही जो है उसकी लिमिट हो जाएगी, है ना। तो ये कन्वर्ज जो करेगा वो, यानी कि द सीक्वेंस जो आपको दिया गया था कि द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन है, L स्क्वायर माइनस L माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कई क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, वो आप लगा लीजिए, सेम क्वेश्चन यही है ना, कॉपी करिए। अब एक क्वेश्चन देखिए हम दे रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर है। ये है A1 इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू 4 प्लस 3AN और अपान 3 प्लस 2AN, n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये है। और ये मोनोटोनिकली आपको इसे जो है कन्वर्जेंट प्रूफ करना है
और इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, तो ये कन्वर्जेस टू √2 आता है ना। तो आप इसे लगाइए, ये भी आप देखिए प्रूव कर चुके हैं, ये बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सिमिलर प्रॉब्लम है, आप इसे लगा सकते हैं सारी। ये an+1 होगा, an+1, ठीक है। तो an की लिमिट l ले लेंगे, बाद में an+1 की लिमिट l हो जाएगी। ऐसे देखिए 60 में देखिए l हो जाएगा 4 प्लस इसकी लिमिट 3l, और ये 3 और +2, ऐसे 60 में दिखा रहे हैं। an की लिमिट l ले लोगे, an+1 की भी लिमिट l हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आप लेके जाइए तो हो जाएगा 3l, है ना, और प्लस 2l² इज इक्वल टू 4 प्लस 3l, 3l कैंसिल, 2l² इज इक्वल टू 4 आपका हो जाएगा। तो l² इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू √2। बस यही कन्वर्ज कर जाएगा, यानी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू √2, ठीक है। ये है एक छोटा सा हमने बताया, आप अपना बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको जो है आज जो है इस लेक्चर में क्या बताया, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ऑसिलेशन ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद एक मोनोटोन का थ्योरम बता दिया, है ना, कि जो अगर कोई सीक्वेंस आपकी बाउंडेड एबव है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जेंस टू इट्स सुप्रीमम हो जाएगी। इतना आपको जो है जब बताया, उस पर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम थे वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।